नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम फिल्मों की बात कर रहे हैं। हमने साहित्य की बात भी की तो कुछ दूसरे संदर्भ में की, कविताओं की भी बात की, कहानियां छूटी रहीं। तो आज मैं आपको कुछ कहानियां सुनाना चाहता हूं, एक लेखक की कहानियां। पहले एक कहानी से शुरू करते हैं, फिर मैं आपको लेखक का नाम बताऊंगा। कहानी का नाम है द मैन हु शाउटेड टेरेसा। इस कहानी में होता यह है कि कथावाचक बताता है कि वो एक बड़ी इमारत के सामने से आवाज़ दे रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, टेरेसा टेरेसा। तो लोग आते जाते देख रहे हैं उसको। एक आदमी रुकता है, कहता है कि इतने थोड़ी ऊंची आवाज़ में आवाज़ दो। वो साथ में आवाज़ मिलाता है, टेरेसा टेरेसा। दो लोग मिलकर आवाज़ लगाते हैं, किसी को सुनाई नहीं पड़ता, कोई नहीं आता। फिर धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगती है, सब लोग मिलकर चिल्लाते हैं, टेरेसा टेरेसा टेरेसा। तब भी कोई नहीं निकलता है। अंत में लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो उस लड़की को, तुम यहीं रहते हो? तो कथावाचक बताता है कि ना जी, मैं तो शहर के दूसरे हिस्से में रहता हूँ। कहा कि मैं लड़की को भी नहीं जानता हूँ, तो तुम टेरेसा क्यों पुकार रहे हो? कहा ऐसे ही, चाहो तो नाम बदल लेते हैं। सब बड़े हैरान होते हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि सब एक बार तय करते हैं कि चलो मिलकर एक बार जोर से नाम लेते हैं। सब मिलकर आवाज लगाते हैं, टेरेसा। चूंकि टेरेसा कोई नहीं है, किसी को नहीं निकलना है, फिर सब अपने अपने रास्ते चल देते हैं। ये कथावाचक भी आगे बढ़ता है। अचानक उसको सुनाई पड़ता है, किसी ने मध्यम आवाज में फिर से वहीं खड़े होकर पुकारा, टेरेसा। कहानी ही खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी कहती क्या है? किसी को पुकारने की कोई चाहत हमारे भीतर होती है, कोई टेरेसा होती है जिसका हमें पता नहीं होता और जिसको हम तलाशते रहते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि कहानीकार का ये मंतव्य था या नहीं, बस उसने एक कहानी छोड़ दी जिससे हम अपने अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब बता दूं कि कथाकार हैं इतालो काल्विनो, इटली के सबसे बड़े उपन्यासकारों और कथाकारों में एक। और पिछले दिनों, बल्कि कुछ ज़्यादा समय हो गया, मैंने उनका एक कहानी संग्रह पढ़ा था और उसकी कहानियां लगातार मुझे हॉन्ट कर रही थी। तभी मैंने सोचा था कि ये चर्चा एक दिन मैं YouTube पे करूंगा, तमाम दोस्तों के बीच ये कहानियां बांटूंगा। इस संग्रह का नाम था, जो मैं लाया था, नंबर्स इन द डार्क। तो मैं पूरा संग्रह आपको नहीं सुनाने जा रहा हूं। 2-3 कहानियां जो बताती हैं कि कहानियां किस तरह से हमारी जिंदगियों के बारे में एक नई राय रखती हैं, किस तरह वो हमें कुछ और रोशनी में छोड़ जाती हैं, किस तरह वो हमारे अंधेरों की भी पड़ताल करती हैं। इतालो काल्विनो, मतलब अगर उनकी बायोग्राफी जानना चाहें, आजकल गूगल पे सब मिल जाता है, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। यह है कि 1923 में वो पैदा तो क्यूबा में हुए थे, पले बढ़े इटली में, तुरिन में उन्होंने बहुत काम किया और वो लिखते बहुत थे। यानी कहते हैं कि वो करीब 22-23 साल की उम्र से उन्होंने कहानियां लिखनी शुरू की। उसके पहले थिएटर में भी कोशिश की, लेकिन लिखते वो रोज थे और बहुत लिखते थे। वो मेज पे लिखते थे, घुटनों के बल बैठ के लिखते थे, होटलों में लिखते थे, और तो और विमानों में भी लिखते थे, प्लेन तक में लिखते थे। ऐसे थे काल्विनो। और उनकी कहानियां मतलब सिर्फ मानव मन का नहीं, हमारे समय के समाज और हमारे समय की राजनीति, उन सब के बारे में बहुत सारी बातें कहती है। खास तौर पे उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध देखा था, इटली को देखा था, फासिस्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेनिन की किताब पढ़ के वो कम्युनिस्ट हो गए थे और अरसे तक कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर रहे। बाद में उनका मोहभंग हुआ, उन्होंने पार्टी छोड़ी, लेकिन मूल कम्युनिस्ट विश्वासों के साथ वो बने रहे। हालांकि जो कहानियां मैं सुनाने जा रहा हूं, उनका ऐसे विश्वास से कोई वास्ता नहीं है। एक कहानी आपने टेरेसा की सुनी, एक दूसरी कहानी जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, उसका नाम था
बताता हूँ, मेकिंग डू। और ये कहानी एक शहर की कहानी है जहाँ सब कुछ पे पाबंदी है, सब कुछ फॉरबिडन है। वहाँ के लोग क्या करें तो वो दिन भर एक खेल खेलते हैं जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है टिप कैट। मैं नहीं जानता हूँ टिप कैट कैसे खेला जाता है, लेकिन वहाँ के लोग बरसों बरस बस टिप कैट खेलते रहते हैं। जब कई साल बीत जाते हैं, अचानक शहर के सिपाही को लगता है कि अब तो इन पाबंदियों की ज़रूरत नहीं है। वो पाबंदियां हटा ली जाती हैं। बाकायदा लोगों से कहा जाता है कि अब पाबंदियां हट गई हैं, अब तुम कुछ भी कर सकते हो। नागरिक बोलते हैं अच्छे पाबंदियां हट गई, कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो टिप कैट खेलने लग जाते हैं। उसके बाद उनको बार बार समझाया जाता है, उनका टिप कैट खेलना बना रहता है। अंत में ये लोग तय करते हैं कि इसी खेल को प्रतिबंधित कर दिया जाए। जैसे ये खेल प्रतिबंधित होता है, सिपाही आकर बताता है कि अब ये खेल खेलने पे मनाही है। लोग उसको मार देते हैं और फिर टिप कैट खेलने में जुट जाते हैं। अब ये कहानी जो है पाबंदियों के बारे में, गुलामी के आनंद के बारे में हमें काफ़ी कुछ कह जाती है। हम स्वतंत्रता की तो बात करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि सब कुछ अभ्यास से हासिल होता है। और गुलामी जो है उसका भी अभ्यास ऐसा होता है कि उस गुलामी को तोड़ने में डर लगता है। उस गुलामी को लोग एंजॉय करने लगते हैं, उस गुलामी को लोग अपनी नियति मानने लगते हैं। काल्विनो ये सब कुछ नहीं कहता है। काल्विनो बस एक कहानी हमारे सामने रख देता है कि देखो, जो लोग एक खेल खेल रहे थे बरसों से, वो उसमें ऐसे डूबे हुए थे, उसके नशे में ऐसे धुत थे कि जब सारी पाबंदियां हटा ली गईं, इसका मतलब ये नहीं कि पाबंदियां हटाई नहीं जानी चाहिए थी। एक अर्थ इसका ये भी निकलता है कि जब आप ऐसी पाबंदियां लगाते हैं तो नागरिकों के साथ क्या करते हैं, वो क्या हो जाते हैं। फिर ये कहानी आपको सोचने का बहुत सारा मसाला दे जाती है। तीसरी कहानी का नाम है कॉन्शियंस। इन 3 कहानियों की बात मैं करूंगा। कॉन्शियंस में लुइगी नाम का एक आदमी है। लुइगी जो है वो अचानक एक दिन बोलता है मैं तो युद्ध में जाऊंगा। सब लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि वाह, युद्ध में लड़ने को तैयार है। वो जाता है, बोलता है कि हाँ, मुझे अल्बर्टो को मारना है। सब पूछते हैं कि अल्बर्टो कौन है। बोलता है कि अल्बर्टो तो मेरा दुश्मन है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मारूंगा। सब लोग उसको समझाते हैं कि तुम अल्बर्टो को नहीं मार सकते हो, तुमको दुश्मन देश के लोगों को मारना है, उनके सिपाहियों को मारना है। ये बोलता है उनको मैं क्यों मारूंगा, लेकिन लोग समझाते कि नहीं, युद्ध है, तुमको उनको मारना है। खैर, ये सोचता है कि चलो उसको मारते मारते अगर अल्बर्टो मिल जाएगा तो एक दिन वो उसको भी मार डालेगा। इसके बाद वो लगातार सिपाहियों को मारता जाता है, अनजान देश के सिपाहियों को। ऐसी नौबत आती है कि दुश्मन देश एक दिन सरेंडर कर देता है। उसके आत्मसमर्पण के बाद लुइगी को भी बहुत सारे मेडल मिलते हैं उसकी बहादुरी के, लेकिन लुइगी खुश नहीं है। उसको जिसको मारना था, जो उसका दुश्मन था, उसको उसने नहीं मारा अल्बर्टो को, उसने तो अनजान लोगों को मारा है। वो करता क्या है कि दुश्मन देश जाता है, वहाँ जो विधवाएं हो गई हैं उसकी वजह से उनको वो सारे मेडल बांट देता है जो उसको मिले हैं। फिर वो लौटता है और एक दिन अचानक उसको अल्बर्टो मिल जाता है। अल्बर्टो जैसे मिलता है वो उसको मार देता है। अब इस हत्या के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको सजा होती है। तब ये कहानी जो है ये आपको कई बातें बताती है। यानी जब आप अनजान लोगों के, जब राष्ट्रों के टकराव होते हैं, जब 2 दुश्मन देश आपस में लड़ते हैं, तो असल में 2 अनजान लोगों के बीच का वो युद्ध होता है जिसमें हम अनजान लोगों को मारते हैं जिनसे हमारी कोई शत्रुता असल में नहीं होती है। और राज्य की हिंसा वैध होती है। राज्य ऐसी हिंसा, ऐसी हत्या के लिए बाकायदा मेडल देता है। कोई संवेदनशील आदमी ही ये सोच सकता है कि मेडल जो है वो नहीं लेगा, इसको उनको बांट देगा
जो उसकी तलवार से आहत हुए मारे गए लोगों के परिवार हैं। ये सच है। मतलब अगर आप किसी युद्ध की कल्पना करें तो हम पाते क्या हैं, आज अगर पाकिस्तान में किसी को मेडल मिल रहा हो किसी बहादुरी का, तो संभव है यहाँ भारत में कोई परिवार शोक मना रहा हो क्योंकि उसी दिन उसके पिता मारे गए थे। और भारत में अगर कोई परिवार वीर चक्र पर सम्मानित हो रहा हो तो संभव है किसी दूसरे देश का कोई परिवार आहत हो, किसी दिन उसका बेटा मारा गया। युद्ध जो हैं हमेशा मनुष्यों के विरुद्ध होते हैं। शायद काल्विनो इस ओर इशारा करता है। तो जो मैंने आपको कहानियां सुनाई, ये काल्विनो के साहित्य का पूरा क्या अधूरा क्या थोड़ा भी परिचय नहीं है। मैं आपको काल्विनो के साहित्य से परिचित भी नहीं करा रहा था। बस ये संग्रह पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ ऐसी कहानियां मिली जो लगा कि मुझे आपसे साझा करनी चाहिए, तो मैंने साझा की। वो कहानियां जो हमारे मन की परत खोलती हैं, जो हमारे शहर हमारी सियासत के बारे में कुछ सुराग हमें देती हैं, वो कहानियां जिनकी रोशनी में शायद हम अपने आप को नए सिरे से फिर से पहचान सकते हैं। शुक्रिया। इतालो काल्विनो की इन कहानियों को आप और पढ़ सकते हैं, तमाम जगहों पर मिल जाएंगी। उनके उपन्यास भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल इन 3 कहानियों के बाद आप अपना साहित्य चुन लें। शुक्रिया।